The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही काफ़ी समय मस्ती मजाक में बिताने के बाद नव्या और ध्वनि अपने घर चली गई। रूहानी का मेंशन की ओर रवाना हो गई। जैसे ही हॉल में आई, उसकी नज़रें रणविजय को तलाश रही थी, मगर उसके हाथ निराशा लगी क्योंकि हॉल पूरी तरह से खाली था। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट बिखेरी और अंदर दाखिल हो गई। सोफे तक पहुंची ही थी कि उसे काकी हाथ में पानी का ग्लास लिए उसकी तरफ आती नजर आईं। उन्होंने उसके हाथ में ग्लास पकड़ाया तो होठों पर मुस्कुराहट सजाए उसने उसे ले लिया और बैठकर पानी पीने लगी। वो वहीं उसके पास खड़ी थी। पानी पीने के बाद उसने सवाल किया, आप खाना मतलब पानी पीने के बाद उन्होंने पूछा, आप खाना भी खाएंगी या साहब का वेट करेंगी? उसने कुछ देर सोचा और उठते हुए कहा, नहीं, साथ में खा लेंगे। वो मुस्कुराई और रूहानिका अपने कमरे की ओर चली गई। चेंज करने के बाद उसने अपने बैग से स्क्रिप्ट निकाली और बालकनी में बैठकर उसको पढ़ने लगी। बाहर का मौसम काफ़ी बेहतर था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और चांद आसमान पर चमक रहा था। उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ और वो रिलैक्स महसूस करते हुए स्क्रिप्ट पर अपना ध्यान देने लगी। उसे पढ़ते हुए एहसास नहीं हुआ कि कब वक्त बीत गया और एकाएक उसका ध्यान अपनी मोबाइल फ़ोन पर गया। उसने देखा रात के 11:30 बज गए थे, मगर अभी तक रणविजय घर वापस नहीं आया था। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि काकी उसे बुलाने तक नहीं आई थी। वो खुद भी इतना व्यस्त थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कितना समय बीत गया। उसने तुरंत स्क्रिप्ट को एक तरफ रखा और बालकनी से बाहर आते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे इस वक्त घर में 2-3 सर्वेंट ही इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। शायद बाकी को काकियों ने सर्वेंट क्वार्टर की ओर भेज दिया था। उसने पूरे लिविंग एरिया में नज़र दौड़ाई और आखिर में किचन की ओर देखते हुए उस तरफ चली गई। जैसा कि उसको उम्मीद थी, वो उसे वहाँ मिल गई थी और वो शेफ़ के साथ मिलकर कुछ बात कर रही थी। कुछ देर उन्हें देखा, फिर किचन में दाखिल हो गई। काकी ने जब उसे यहाँ देखा तो सवाल किया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था तो मुझे फ़ोन कर दिया होता, या फिर आपको भूख लगी है? वो मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं बस यहाँ देखने आई थी कि रावत साहब आए हैं या नहीं। काफ़ी टाइम हो गया, मैं स्क्रिप्ट पढ़ने में व्यस्त थी तो ध्यान नहीं गया। फिर लिविंग एरिया भी खाली था तो मुझे लगा आपसे पूछ लूँ, शायद कोई कॉल या मैसेज। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, उनके आने का कोई निश्चित वक्त नहीं है, जब भी वक्त मिलता है चले आते हैं। इसीलिए तो हमने आपसे पहले कहा था कि आप खा लीजिए, मगर आपको उनका इंतज़ार करना था। हम अब भी कह रहे हैं आप आकर खा लीजिए, हमें लगता नहीं है वो अब आएंगे, काफ़ी वक्त हो गया है। वो कुछ उदास सी हो गई। वो सच में रणविजय को बताना चाहती थी कि उसका सिलेक्शन हो गया है। फिर कुछ सोच उसने कहा, हमें भूख नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ और आप लोग खा लीजिए। इतना कहकर वो उनकी बात सुनने तक का इंतज़ार नहीं किया और वहाँ से चली गई। वो बस उसे जाते हुए देखती रही। फिर शेफ़ से बोली, तुम लोग जाओ, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें खाना दे दूँगी और अपना खाना लेकर चले जाओ। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चले गए। कुछ देर यूं ही खड़ी वो उन दोनों के बारे में सोचती रही, फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रात के 1:30 बजे मेंशन के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका और रूहानिका और काकी जो जगे हुए थे कार की आवाज़ सुनकर एकदम से सतर्क हो गए और समझ गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। अपने कमरे से बाहर आते हुए दोनों बालकनी में आए और उसको देखने लगे। काकी तुरंत वहाँ से निकलकर बाहर चली गई थी। वो रणविजय से नाराज़ थी। क्यों थी, किस हक से थी, ये उसे नहीं पता था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे वक्त पर आना चाहिए था। उसको एहसास होना चाहिए था कि अब वो अकेला नहीं है, घर पर है जो उसका इंतज़ार कर रहा है, कोई है जिसे उसकी फ़िक्र है। बहुत से एहसासों से जूझते हुए वो खामोशी से बालकनी में खड़ी थी। घर में दाखिल होते हुए वो सबको इग्नोर कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था जब उसे कुछ याद आया और उसके कानों में साथी काकी की आवाज़ सुनाई दी, खाना लगा दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो ऊपर चढ़ने लगा। कुछ सेकंड उसे देखा, फिर एकाएक बोली, मैडम ने खाना नहीं खाया है, आपका इंतज़ार कर रही थी। कदम ठहर गया और उसने पलटकर अजीब तरह से उनको देखा। उसकी बात का मतलब समझते हुए बोली, मैंने पूछा था पर उन्होंने कहा कि आपके साथ खाएंगी। आपको देरी हुई तो
तब भी मैंने कहा कि खा लें, लेकिन फिर कमरे में चली गई और भूख ना लगने का हवाला दे गई। मगर अब जब कुछ देर पहले मैं वहाँ से गुज़र रही थी लाइट्स बंद करने, तब मैंने देखा था वो जाग रही थी और अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसने गहरी सांस ली और खाना कमरे में भिजवाने का बोलकर वहाँ से चला गया। उन्होंने उसे जाते हुए देखा और उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो वो यही चाहती थी जैसा वो कह रहा था। रणविजय कमरे के दरवाजे पर आया। लाइट्स जली हुई थी और दरवाज़ा खुला हुआ था और उसने 2 पल तक ठहर कर दरवाजे को देखा था, फिर आहिस्ता से खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। चारों ओर नज़र दौड़ाई और जिसकी तलाश उसे थी वो कहीं नज़र नहीं आई। थोड़ा आगे बढ़कर बालकनी में झांक कर देखा तो रेलिंग से हाथ टिकाए चांद को देखती वो अपने ही ख्यालों में खोई नज़र आई। रणविजय ने कुछ देर उसे देखा, फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए चला गया। उसके वहाँ से जाते ही कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और काकी उसका और रूहानिका का खाना लेकर अंदर आईं। उन्होंने उसको आवाज़ दी। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वो उनके सामने आई। खाने की प्लेट को उन्होंने उसकी तरफ बढ़ाया और गुड नाइट कहकर वहाँ से चली गई। प्लेट को टेबल पर रखते हुए उसने एक बार फिर बालकनी की तरफ अपना रुख किया। कुछ देर बाद कमरे में वापस आते हुए उसकी नज़र टेबल पर मौजूद खाने पर गई और कुछ देर उसे देखने के बाद वो खुद ही उन्हें लेकर बालकनी में उसके पास आ गया। रणविजय ने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके आने का एहसास रूहानिका ने महसूस कर लिया था, मगर ऐसे जताया कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और ना ही उसकी मौजूदगी का कोई असर उस पर हुआ। लगातार उसके चेहरे का आकलन करते हुए वो उसके चेहरे के हाव भाव को समझने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी नज़रें चांद पर टिकी हुई थीं। रूहानिका के चेहरे पर चांद की सीधी रोशनी पड़ रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे जो कुछ चेहरे पर बिखरे नजर आए थे। वो बार बार उन्हें चेहरों से हटाकर कान के पीछे लगा रही थी। उसकी इस हरकत पर कब उसकी आंखों में प्यार उतर आया और वो शिद्दत से उसे निहारने लगा, उसे एहसास नहीं हुआ कि कब उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट ने अपना कब्जा जमा लिया। जब बर्दाश्त ना हुआ तो एकाएक रूहानिका ने पलटकर उसकी तरफ देखा और वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा था। उसकी हरकत ने अनजाने तौर पर ही दोनों के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट काबिज की थी। उसने ज़्यादा देर तक उनके चेहरे पर ठहर भी नहीं पाई थी, क्योंकि दोनों ही अपने जज्बात को छिपाने में माहिर थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने खुद को संभाला और वो रणविजय की ओर देखने लगी। रणविजय ने खुद को संभाल लिया था तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? उसके चेहरे को देख उसने कहा, पता नहीं, पर आपके साथ खाने का मन था। उसके डायरेक्ट जवाब की उम्मीद उसको नहीं थी। वो कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा, फिर खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, चलो साथ में खाते हैं। उसने कुछ नहीं कहा और सोफे पर जाकर बैठ गई। रणविजय भी ठीक उसके सामने बैठ गया और रूहानिका ने एक प्लेट खुद ली और एक उसकी ओर बढ़ाते हुए खाने का इशारा किया। प्लेट लेते हुए उसने उसे देखा और खामोशी से खाना खाने लगा। गहरी खामोशी के बीच केवल हवा की चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिसे तोड़ने को कोई राज़ी नहीं था। चुप्पी के बीच खाना खत्म हुआ और एक बार फिर रूहानिका ने इंटरकॉम से सर्वेंट को बुलाकर प्लेट भिजवाई। फिर वापस से कमरे को बंद कर बालकनी की तरफ आई। वो अभी भी वहीं बैठा अपने ख्यालों में था। उसके सामने आते हुए वो वहीं उसके पास बैठ गई और वहीं पर उसका बैग मौजूद था, जिसे खोलते हुए उसने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, मैं सेलेक्ट हो गई। डॉक्यूमेंट्स लेकर वो उन्हें देखने लगा था। कौन सा किरदार, क्या करना है, बहुत सारी डिटेल्स उसमें मौजूद थी और वो खामोशी से उन्हें देख रहा था। उसके साथ रूहानिका का कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ मौजूद था। वो बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ते हुए सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हुए कई सारी डिटेल्स को चेक कर रहा था। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बेहतर है और आगे चलकर उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा, तो उसने उसे उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तक जितनी भी विशेज़ उसको मिली थी उनमें किसी ने उसे इतनी खुशी का एहसास नहीं कराया था जो रणविजय के द्वारा कहे गए इस एक शब्द ने कराया था। दिल में एक गहरा सुकून उतरा था जिसे वो समझने में नाकामयाब थी,
लेकिन उसे अच्छा लग रहा था और एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर सज गई थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, थैंक यू सो मच, मुझे आपने परमिशन दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे वाकई इसकी ज़रूरत थी, वरना मैं सेलेक्ट ना हो पाती। उसने सामने देखते हुए कहा, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर तब तक जब तक इसमें मेरा और मेरी फैमिली का नाम ख़राब नहीं होगा। वैसे तो हम अपनी मैरिज को पब्लिक नहीं करेंगे, मगर फिर भी, क्योंकि अब तुम एक एक्ट्रेस हो और तुम्हारी सीरियल्स और मूवीज़ टीवी पर आएंगी जो कि मेरी फैमिली भी देखेगी और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। तुम्हें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रूहानिका उसकी बात से सहमत थी, बस सिर हिला गई और उसे यकीन दिलाई कि वो ऐसा ही करेगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसका या उसकी फैमिली का नाम खराब हो। काफ़ी देर दोनों यूं ही बैठे खामोशी को महसूस करते रहे, क्योंकि उसे एक बात के बाद दोनों के दरमियान कोई और बात नहीं हुई थी। खामोशी को तोड़ते हुए रणविजय ने कहा, आगे से मेरा इंतज़ार मत करना, तुम खाना खा लिया करना। मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, मैं कभी कभी जल्दी आ जाता हूँ तो कभी कभी आ भी नहीं पाता। आई होप तुम समझ रही होगी और आइंदा से मुझे तुम्हें कुछ भी कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, तो कोशिश करना कि एक बार में ही मेरी बात को समझ जाया करना। वो गौर से उसको चेहरे को देखी, फिर धीरे से बोली, मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। मैं हमेशा से भाई के साथ रही हूँ और उन्हीं के साथ खाती आई हूँ, मगर जब से यहाँ आई हूँ मुझे लगता है मुझे अपनी आदत में बदलाव करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने कोशिश करी थी, लेकिन और दिन का खाना अकेला ही खाई भी थी, मगर रात को मुझे फिर अकेलेपन का एहसास हुआ था। बस इसलिए आपका इंतज़ार कर रही थी। आगे भी करूँगी, इस उम्मीद में कि शायद आप टाइम पर घर आ जाएं। शायद आपको लगे कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और आप उसकी ज़िद को समझ आपको कुछ फ़र्क पड़ जाए, आप आ जाएं। और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं आपकी इतनी सारी बातें मानती हूँ, तो क्या मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि आप मेरी इस छोटी सी विश को पूरी करेंगे, कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे लिए जल्दी घर आ जा करेंगे। बोलिए मिस्टर रावत, क्या आप वाकई मेरी इस विश को पूरी नहीं कर सकते? वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके लहजे में एकाएक एक हक झलकने लगा था जिसका एहसास उसको नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था वो एकदम फ्री होकर अपनी बात उसके सामने रख रही थी। उसने शब्दों में इस्तेमाल तो विश शब्द का किया था, लेकिन नहीं, उसके शब्दों में एक हक था, एक ऑर्डर था जो वो रणविजय को दे रही थी कि उसे अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना है और रूहानिका के पास पहुंचना है। वो खामोशी से उसे देख रहा था। लोगों का माइंड पढ़ना और उनकी बातें समझना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। वो आसानी से लोगों को देखकर उनके दिल का हाल समझ जाया करता था। और ना जाने इस एक लम्हे में ऐसा क्या हुआ कि वो चाह कर भी उस लड़की को मना नहीं कर पाया। वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, कम से कम उसको तो ऐसा ही लगता था। फिर भी वो उसे मना नहीं कर पा रहा था, कर ही नहीं सकता था। उसने उसे देखकर कहा, बिल्कुल, हम आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे खुद नहीं पता कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन फिर भी रोज़ का नहीं, कभी कभी का वादा कर सकता हूँ। कभी कभी कोशिश करूँगा वक्त से पहले आने की और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करने की। बाकी इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मुझसे मत करो तो ही बेहतर होगा। उसका इतना कहना था कि एक कभी ना जाने वाली मुस्कुराहट एक बार फिर उसके होठों पर नज़र आई और एकदम से उसके गले से लिपटते हुए वो खुशी से बोली, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो मिस्टर रावत, बहुत अच्छे। वो बस उसकी हरकत पर हैरान रह गया। हाथ अब भी नीचे थे और वो हैरानी से उसे देख रहा था। वो रणविजय से ऐसी चिपकी थी कि मानो अगर छोड़ देगी तो वो कहीं बहुत दूर चला जाएगा। वो पहले ही उसके गले लगने से हैरान था, और जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी किया है अनजाने में किया है, तो उसने खुद से अलग किया और खड़े होते हुए कहा, ओके, तुम जाओ, सो जाओ, मैं स्टडी रूम में हूँ। सिचुएशन थोड़ी अजीब सी थी। वो नहीं चाह रही थी कि वो उसके सामने रहे। इस वक्त कहीं छुप जाने की इच्छा रूहानिका की आंखों में साफ नज़र आ रही थी। उसने जो कुछ भी किया था एक्साइटमेंट में किया था, उसका कोई इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों इस इंसान के सामने वो खुद को संभाल नहीं पाती थी। जो जैसा था जाहिर करने पर मजबूर हो जाती थी। शायद उसकी एहसासों को वो बखूबी समझ रहा था, इसीलिए अपनी बात कहने के साथ ही वो वहाँ से चले जाना बेहतर समझ रहा था। उसने सर हिलाया और उसके जाते ही रूहानिका ने लंबी सांसें लेते हुए खुद को संभाला और सर पे चपत लगाते हुए दौड़ते हुए कमरे में चली गई।
उसे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही थी।